स्वागत है आपका इची नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगे बताने के लिए। इसके अलावा मार्केट पर पहली रणनीति भी समझेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कल दूसरे दिन भी हमने देखा कि बाजार में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद में, और सभी सेक्टरल इंडेक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अब देखना यही होगा कि ये तेज़ी कहाँ तक देखने को मिलेगी। अब क्या मार्केट पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और टेंशन ख़त्म हो चुकी है, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं एशिया बाज़ारों की शुरुआत पर। हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि थोड़ी मिली जुली शुरुआत है, क्योंकि निक्केई जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 50 अंक नीचे इस वक्त से दिखा रहा है निक्केई। लेकिन बाकी सबको देखेंगे, अगर एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे तो ये करीब ½ % ऊपर है और बाकी सभी बाजार भी हर निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका गुड मॉर्निंग, आप बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए संकेत अच्छे ही दिख रहे हैं। 2 दिन से जो यूएस की तेजी थी उसे कल भी कायम करते हुए दिखाई दे यूएस मार्केट्स। नास्डैक में राउंड अबाउट 100 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला। तीनों इंडाइसेस ग्रीन निशान पर, हर निशान पे ही बंद हुए। मेजर जो पॉइंट है जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में और कहीं ना कहीं ऑयल ब्रेंट क्रूड में भी जो लगातार जो सस्टेन्ड है जो वहाँ की रैली, उसके पीछे रीजन वही है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो टेंशन है वो थोड़ी ईज आउट होती हुई है। प्लस कल जिस तरह से फाइजर ने, बायोटेक ने कहा कि उनकी जो 3rd डोज होगी वो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट कारगर होगी, ये एक बड़ा रीजन था जिसके वजह हमने देखा ये एक रिलीफ रैली जो है वो कंटिन्यूड रही कल यूएस मार्केट्स में भी। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि थोड़े से नर्वसनेस के साथ क्लोजर हुए हैं। एशियन मार्केट से आपको एक मिली जुली शुरुआत दिखेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्शन सेम इस सेंटिमेंट का, इस पॉजिटिव सेंटिमेंट का रिफ्लेक्शन आपको दूसरे की जगहों पर दिखा, जैसे कि ब्रेंट क्रूड में भी आप देखेंगे तेजी लगातार बनी हुई है। $75 के पर बैरल के ऊपर ही है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। 2 की फिगर्स जो आप यूएस मार्केट्स पर हमें नजर डालनी होगी, जिस पर नजर बनाकर रखनी होगी, वो होगा एक तो उनका वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आना है और साथ ही इस हफ्ते आना है थर्सडे और फ्राइडे को, और दूसरा आना है उनकी इन्फ्लेशन फिगर्स आनी है। जो हमें पता है इन्फ्लेशन फिगर्स ऑलरेडी उनकी 3 डिकेड्स हाई पर है, 30 ईयर्स के हाई पर है। तो ऑलरेडी वो वाले जो फैक्टर्स हैं, यानी हाई इन्फ्लेशन प्लस अब जो रिलीफ रैली है उससे जो है थोड़ा सा ईज आउट जरूर टेंशन हुई है। लेकिन देखने होंगे कि ये ट्रिगर्स कहाँ से आता है, जॉबलेस क्लेम डेटा की रिपोर्ट्स क्या आती हैं, प्लस साथ ही इन्फ्लेशन फिगर्स जो रिसेंट आएगी वो किस तरह की आती है। यूएस डॉलर इंडेक्स की आप बात करें तो वो अब भी 96 के पार है, हालांकि थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर है, लेकिन अब भी $96 के पार ही है। रिस्क ऑन एनवायरमेंट क्लियरली आपको दिखाई देता है। बिटकॉइन में हल्की सी मूवमेंट जरूर है, लेकिन क्लियरली आपको सारी मार्केट से, सभी एसेट क्लास से आप देखेंगे तो फिर से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, रिस्क ऑन एनवायरमेंट का एटमॉस्फेयर जरूर दिखाई दे रहा है पूजा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो जो संकेत मिल रहे हैं अभी इस वक्त वो काफ़ी अच्छे हैं। एशियाई बाज़ारों की भी अच्छी शुरुआत है और यूएस बाज़ार से और तमाम ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वेरियस एसेट क्लासेस से, वहाँ से भी संकेत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि एफआईज डीआईज ने कल क्या किया है। और लगातार बिकवाली का आंकड़ा ज़रूर आया है कैश मार्केट में, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो हम एक ट्रेंड देख रहे थे बिकवाली के आंकड़े का, वहां पर काफी कमी आई है। कल केवल 580 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में देखी गई है। तो ये आंकड़ा भी अच्छा कह सकते हैं आज के लिए। इसको भले ही बिकवाली का दिख रहा है, लेकिन आंकड़ा देखिए काफी छोटा है अगर इतने दिनों के हम ट्रेंड को कंपेयर करें तो इसके अलावा कैश मार्केट में अगर डीआईएस का आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर लगातार खरीदारी हो रही है और 1736 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कैश मार्केट में करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 590 करोड़ की आसपास की खरीदारी एफआईएस ने की है इंडेक्स ऑप्शन में। लेकिन जो आंकड़ा है ये देखिए बहुत बड़ी बिकवाली है, 7,824 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस करके गए हैं। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करना चाहिए ये भी आप आगे चर्चा कर लेते हैं। और इस वक्त फोन लाइन के जरिए मेरे साथ ब्रजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रजेश गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।
सबसे पहले तो मार्केट पर आपसे रणनीति समझना चाहेंगे। आज देखिए जो संकेत मिल रहे हैं कहीं ना कहीं अच्छे ही हैं, सेंटिमेंट अच्छा दिख रहा है और कल भी भारतीय बाजारों की जिस तरह से हमने चाल देखी, पॉजिटिव मूड और माहौल दिखाई दे रहा है इस वक्त। लेकिन आपका क्या कहना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो तेजी आई है ये क्या बरकरार रहेगी, सस्टेनेबल है और ऐसे में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, नो डाउट अगर हम निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट, जो कि इस समय आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि आप देखें 200 पॉइंट 250 पॉइंट की वॉलिडिटी जो निफ्टी में देखने को मिली है, तो ये थोड़ा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट थोड़ा बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो 17,400 17,420 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था। नीचे में अगर हम देखें तो 16,700 के आसपास में एक सपोर्ट था। तो पहली बात तो ये कि सपोर्ट अब हायर एंड की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो कि अच्छे संकेत है। मतलब अब हम 17,000 17,000 और 17,270 ये इसको हम सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी चार्ट के अनुसार अभी भी वो संकेत आ रहे हैं कि 17,000 17,220 या 17,270 ये एक अच्छे सपोर्ट बनने की संभावना है। रही बात ऊपर में, अब अगर आप देखेंगे चार्ट के मद्देनजर रखते हुए, तो हर लेवल पर एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही 17,490 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो आपको एक माइल रेजिस्टेंस 17,515 के आसपास मिलेगा, फिर 17,600 के आसपास में मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मजबूत है, बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन इस लेवल पे ना लें। एक बार 17,520 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो एक फ्रेश पोजीशन लें निफ्टी के लिए, और जिसमें कि आप स्टॉप लॉस 17,420 या 40 का लगा के चलें, और ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो 17,640 17,670 के आसपास में निकल के आते हैं। तो ट्रेंड मजबूत है। सिंस आज वीकली एक्सपायरी है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत वॉलिडिटी रहेगी, लेकिन ट्रेंड मजबूत है, तो ऊपर की तरफ के आपके टारगेट आपको नजर आते हुए दिखेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो 36,800 के आसपास में आ रहा है, और थोड़ा ड्रिफ्ट करके तो 36,200 के आसपास में आ रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो उसका 37,600 के आसपास में रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके ऊपर चला तो 37,950। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चार्ट के अनुसार, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, और आजकल के माहौल को देखते हुए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ज्यादा रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बार 37,600 37,800 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखेगा, और एक्सपायरी है वीकली, तो मुझे ऐसा मानना है चार्ट के अनुसार कि 37,600 के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोजिंग देना चाहिए वीकली एक्सपायरी की। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी है, उसका भी ध्यान रखिए आज, और थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। ब्रिजेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या लेकर चले? देखिए पूजा जी, कल के अगर हम सेक्टर्स में देखें तो मेटल्स में पुल बैक था, मीडिया में पुल बैक था, लेकिन सबसे बेटर जो पुल बैक था वो बैंकिंग में था। अगर आप देखेंगे हैवी वेट बैंकिंग सेक्टर जो प्राइवेट से, उनमें एक पुल बैक आ रहा था, और उसी के मद्देनजर रखते हुए पीएसयू बैंक में आ रहा था। तो पीएसयू में मेरी सलाह रहेगी कि पीएसयू में आप दाव लगा के चलिए, जिसमें कि हम कैनरा बैंक को देखेंगे एक पुल बैक के मद्देनजर रखते हुए। ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑक्सीलेटर्स पॉजिटिव है, वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक 214 के आसपास में बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तर या डिप में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 208 का हम स्टॉप लॉस देके चलेंगे, और टारगेट हमारा 222 का रहेगा। 1 से 2 दिन के लिहाज से इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। दूसरा जो कॉल जो है बाई साइड में रहेगी, वो हमारी रहेगी बाटा में। अगर आप बाटा में देखें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, पहले बहुत पॉजिटिव साइन, एक क्रॉसओवर देखने को मिला है ऑक्सीलेटर्स फ्रंट से, वो एक पॉजिटिव साइन। और पुल बैक के नजर से अगर हम देखें कल के, तो एक बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो 1986 के आसपास में इसका क्लोज हुआ है। मौजूदा सर पे बाइंग करें, या कोई डीप आता है तो बाइंग करें। स्टॉप लॉस 1936 का हम लेके चलेंगे, और टारगेट हमारे 2050 के लेके चलेंगे। टाइम फ्रेम हमारा 2 से 3 दिन के लिहाज से इसको आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉल्स हैं जहां पर की खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो कैनरा बैंक और बाटा होंगे ये 2 कॉल्स जहां पर कि आपको पोजिशनल व्यू दिया जा रहा है। कैनरा बैंक में 222 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और बाटा में 2050 के लेवल्स के लिए आप अगले 2 से 3 दिन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डाल लेते हैं। इसके अलावा LKP सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी जो 2 कॉल्स आई वो भी हम आपको बता देते हैं, और दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। पहला है वेल्सपन कॉर्पोरेशन, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आज के लिए जो टारगेट देख रहे हैं वो 200 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 164 का। और जो दूसरा कॉल है वो फार्मा स्पेस से है, बायोकॉन, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय होगी। 400 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 370 का। तो आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी जो भी कॉल्स हैं वो खरीदारी की ही हैं। और रणनीति भी आपको बता दी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसा कि ब्रिजेश जी बता रहे थे, आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की। अब नजर डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जो कि आज खबर में है, और डिम्पी कालरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के लिहाज से एक्शन कहां पर रह सकता है? पूजा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज आप रेट गेन ट्रैवल टेक पे ध्यान रखेगा। आईपीओ का आज दूसरा दिन है और अब तक 75% ये इशू भर चुका है। आईपीओ के लिहाज से अच्छा नंबर्स हैं। और दूसरा, श्रीराम प्रॉपर्टी का आईपीओ का भी पहला दिन है और पहला दिन में ये करीब 89% इशू ये भर चुका है। आज अब आईपीओ से निकल के सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। IEX एनर्जी, इस पे आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। 2 शेयरों के बदले 1 शेयर का बोनस आपको मिलने वाला है, तो इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। टाटा मोटर्स, ई व्हीकल्स पर कंपनी अपना फोकस करते हुए कमर्शियल व्हीकल्स में करीब एक अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है, यानी कि जो ई व्हीकल्स होंगे उसमें कमर्शियल डिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रही है कंपनी। इसके अलावा महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान रख सकते हैं। दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर्स हैं। तो महिंद्रा ग्रुप और जियो BP ने एक जॉइंट वेंचर किया है। ये EV चार्जिंग स्टेशंस को लेकर और सोल्यूशंस को लेकर ये एक जॉइंट वेंचर्स है। ये स्पेशली होगा थ्री व्हीलर्स के लिए, तो उसके लिए इन्होंने बैटरी स्वैपिंग और इस तरह की कुछ एक और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए जॉइंट वेंचर किया है। तो इन दोनों ग्रुप पे, यानी कि दोनों की जो लीडर कंपनी है, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन दोनों पे आज आप पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। वेदांता पे भी एक खबर आई कि वेदांता डिविडेंड देने पर कंपनी 11 दिसंबर को विचार करेगी, यानी कि आज से ठीक 2 दिन के बाद। रेल टेक पे भी एक खबर है कि इरकॉन इंटरनेशनल से इनको 211 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये रेल टेक के लिए पॉजिटिव न्यूज है। फाइजर ये कह रही है कि अगले हफ्ते तक कंपनी अपनी एंटी वायरल पर डेटा लॉन्च कर देगा और मार्च तक कंपनी के पास बड़ी मात्रा में दवाइयां भी अवेलेबल होंगी, फाइजर ने बोला, जो कि यूएस की एक बड़ी कंपनी है। उनके CEO का बयान आया, तो पॉजिटिव खबर है फाइजर के लिए। NHPC बोर्ड ने लैंको टेस्टा हाइड्रो को खुद में अपने साथ विलय करने का, यानी कि मर्जर करने का अप्रूवल दे दिया, तो ये पॉजिटिव खबर है। ग्लैंड फार्मा कंपनी को एक US दवा की एक मंजूरी मिली है। ये इंजेक्शन जो है ये कैगलियर एक बीमारी है जिसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्लैंड फार्मा पे आप पॉजिटिव नजर रख सकते हैं। कॉफी डे पे खबर है कि सेबी ने कारण बताओ नोटिस इनको जारी कर दिया है। यूनिट से फंड फ्लो को लेकर ये एक नोटिस जारी किया गया, जो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, टिपिकली उसको लेकर नोटिस है, तो ये अच्छी खबर नहीं है उनके लिए। एससीएल टेक जर्मन की कंपनी GBS का अधिग्रहण कंपनी करने जा रही है और GBS में 51% यानी कि मेजोरिटी स्टेक ये खरीद लेगी। इंडिया बुल हाउसिंग पे खबर है कि बॉन्ड के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं। और साथ ही आज नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंसेस पे भी ध्यान रखेगा, क्योंकि नवंबर में जिन्होंने अपना डाटा जारी किया है ग्रॉस डायरेक्ट डिपॉजिट्स का, वो 5% बढ़कर 15,700 को पार कर गया। तो GIC जैसी कंपनीज है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो IPO मार्केट पर भी आज फोकस रहेगा। दोनों IPO अभी भी चालू हैं और कल हम देखेंगे कि रेट गेन ट्रेवल का आज आखिरी दिन है और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का आज दूसरा दिन है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और इसके अलावा ढेर सारी खबरें भी हमने आपको बताई और इस पर भी आज हमारा फोकस रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, खबरों से आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। मेरे साथ ख्याति जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग। आज बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले तो देखते हैं JP मॉर्गन ने UPL पे ओवरवेट की राय दी है। उसने इस कंपनी में कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य रखा है 1820 रुपये का। मार्केट शेयर मोमेंटम इस कंपनी का काफ़ी अच्छा दिख रहा है और प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज, मिक्स और कॉस्ट सेविंग को देखें तो उससे इसका मार्जिन में बढ़त आ सकती है। CLSA ने आदित्य बिरला फैशन में खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 325 रुपये का। इसके लाइफस्टाइल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसके अलावा जो इसका ब्रांड है पैंटालून्स, उसके मार्जिन में भी बढ़त दिख रही है। इसके अलावा CLSA ने
अशोक लेलैंड पे आउट परफॉर्म की राय को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है 135 रुपये का। अगले कुछ साल में कमर्शियल व्हीकल्स में बढ़त आएगी, जैसे कि अभी चल रही है। आखिरी में देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल ने चोलामंडलम फाइनेंस पे खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है 700 रुपये का। सप्लाई साइड में मुश्किलों के बाद भी ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है और इंडस्ट्री में अगर देखें क्रेडिट वाइज तो छोला की सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति डिटेल्स देने के लिए। तो इन तमाम कंपनियों पर भी आज आप नज़र रखिए। यूबीएल की रिपोर्ट आई है, कवरेज शुरू कर दी है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, तो इसका असर आज यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, हम देख रहे थे कि आदित्य बिरला ग्रुप में 2-3 दिन से अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है और सीएलसी की रिपोर्ट भी देखिए आ चुकी है 325 के लक्ष्य के लिए। और उसके अलावा अशोक लेलैंड पर सीएलसी की रिपोर्ट है और एक डोमेस्टिक रिपोर्ट भी हमने आपको बताई चोलामंडलम फाइनेंस पर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी स्पेस में अब ये जो धीरे धीरे करके तेज़ी आई है, जितने भी छोटे मिड कैप हैं, जो भी मिड कैप स्टॉक्स हैं, वो इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चोलामंडलम में एक अच्छा मोमेंटम अब आगे चल के बनता हुआ दिखाई देगा और 700 के लेवल्स यहाँ पर दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। तो ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स हैं जो कि आज आपके रडार पर होने चाहिए। ये तो बात हुई इक्विटी बाजार की, लेकिन अब कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का ट्रेंड दिख सकता है ये भी समझ लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र राव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आज सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। पहले तो ये बताइए, हम देख रहे हैं कि क्यूज तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। कल आरबीआई पॉलिसी के बाद इक्विटी मार्केट में तो हम काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। क्या ऐसा ही कुछ आपको कमोडिटी मार्केट में भी दिख रहा है? किस तरह के ट्रेंड है और स्ट्रैटेजी क्या सुझाएंगे आज के लिए? वेल, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा मिक्स्ड है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का ज्यादा इम्पैक्ट कमोडिटीज पे नहीं होता है। कमोडिटी मार्केट में आई थिंक सिर्फ 2 फैक्टर चल रहे हैं। एक तो जो ओमिक्रॉन वायरस का जो कंसर्न्स है, आई थिंक दैट इज इम्पैक्टिंग द प्राइजेस, और दूसरा फेड को लेके जो टेपरिंग की चिंता है, क्योंकि अभी दिसंबर 14-15 को फेड की मीटिंग फिर से है, तो उस पर लोगों की नजर है, क्योंकि दैट माइट इम्पैक्ट द करेंसीज डॉलर इंडेक्स में और यूएस यील्ड्स में इम्पैक्ट हो सकता है, विच माइट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कमोडिटीज। तो मेरे हिसाब से ये 2 फैक्टर है। तो ओमिक्रॉन का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा सबसाइड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे आ रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो शायद इफेक्टिव हो सकता है इस वायरस के लिए भी। तो मेरे हिसाब से उस वजह से हम थोड़े से जो थोड़ा सा रिस्क ऑन देख रहे हैं, और जो इकोनॉमिकल एंड सेंसिटिव कमोडिटीज है जैसे कि इंडस्ट्रियल मेटल्स और क्रूड में एक थोड़ी सी उछाल आई है। और गोल्ड को अगर देखें, जिसे हम सेफ हेवन करके लेते हैं, वो थोड़ा सा एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट गोल्ड में अभी भी मुझे कोई मेजर डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी इट इज ट्रेडिंग अबाउ $1760 ऑन द कॉमेक्स। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी 48,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आज के सेशन में अगर डिप आता है, थोड़ा सा हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा नरमी रह सकता है, एंड इट माइट फॉल टुवर्ड्स 47,950, 47,900, जो कि एक अच्छा बाइंग जोन होगा। और हमें लग रहा है कि फिर से एक बार 48,300 तक के लेवल्स गोल्ड में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड 47,700 का सपोर्ट जो है वो होल्ड करता है, तो उससे हम स्टॉप लॉस करके मेंटेन कर सकते हैं। अगला क्रूड में हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है, बहुत अच्छी रिकवरी देखी है फ्रॉम द लोअर लेवल्स, और अभी ये करीब $73 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 5,470-80 के आसपास ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स क्रूड। लेकिन मुझे लगता है कि क्रूड में भी जो उछाल आया है वो अगेन इट इज मोर ऑफ अ रिलीफ रैली, और ओपेक के साइड से जो थोड़ा सा सपोर्ट आया है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस। लेकिन अभी ये अराउंड 73-74 के आसपास रेजिस्टेंस है क्रूड में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, बट येस 5,300, 5,250 तक एक बार प्राइस आ सकता है, विच वुड बी अ गुड बाइंग लेवल अगेन। So intraday perspective से rise towards 5,510 can be a selling opportunity. Stop loss 5,540 का मेंटेन कर सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट जो है वो 5,350 का ले सकते हैं।
फाइनली कॉपर में थोड़ी सी तेजी लग रही है। कॉपर में हमने कंटिन्यूअस एक अपमूव देखा है। चाइना का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है उसके बाद बेस मेटल्स में फिर से एक बार थोड़ी सी तेजी आई है। हालांकि आज इन्फ्लेशन डेटा चाइना से थोड़ा सा बढ़ के आया है तो वो थोड़ा प्रेशर कर सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक जो कॉपर प्राइसेस है वो थोड़े से और ऊपर आ सकता है। तो हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 1744 1746 का होगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो अगर इसमें भी अगर कोई डिप आता है टुवर्ड 736 एक बार बाइंग किया जा सकता है एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 732 का। बिल्कुल। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड और कॉपर यहाँ पर खरीदारी की जाए और क्रूड में बिकवाली की रणनीति आपको दी जा रही है, तो नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस शो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।